नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ, उस कहानी का नाम है ये रात कितनी लंबी है, और ये कहानी लिखी है जया जादवानी जी ने। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज स्कूल का वार्षिक फंक्शन है। सुबह 7 बजे से मैं यहीं हूँ। सारी तैयारियाँ अपने चरम पर हैं। रिहर्सल जितनी होनी थी हो चुकी। पिछले महीने तो मैंने 5-5, 6-6 घंटे रिहर्सल करवाई है, जब तक बच्चे थककर चूर नहीं हो जाते, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। आज तो बस बारी बारी तैयार करके इन्हें स्टेज पर भेजना है। मैं नहीं चाहती मेरी क्लास के बच्चे किसी से भी पीछे रहें। पीछे रहने की सज़ा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। हम मेकअप रूम में हैं। चारों तरफ बच्चों का शोर, नए कपड़ों की जगमगाहट और ढेर सारी खुशबुएं हैं। कुछ कथक की रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ क्लासिकल सिंगिंग की। क्लास 6 की बच्ची अजीत कौर गा रही है, मधाणियाँ हाय ओ मेरे डाडिया रब्बा, कीना जम्मियाँ कीना नेले जानियाँ हाय। मेहंदी लगती सुहागण नू, नहीं ओ मर्दे दमा तक लहंदी। मैं उसकी तरफ प्यार से देखती हूँ। यह तो ठीक ठाक जानती ही नहीं इन शब्दों का अर्थ क्या है। यह गीत इसकी माँ ने तैयार करवाया है, मैंने सिर्फ रिहर्सल करवाई है। वाहे गुरु, जे मेरा एक काम ठीक ठाक हो गया ता मैं तेरे दर ते मत्था टेकना आवांगी। मैंने मन में कहा, सब कुछ अस्त व्यस्त है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो किसी को कुछ। मेरी बेटी अपर्णा भी क्लासिकल डांस में है, मात्र 10 साल की है अभी। बार बार कुछ ना कुछ पूछने चली आती है। भीड़ में उसे अपने खो जाने का एहसास होता है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस वह पिछले 3 साल से दे रही है, जब मैं उसे अपने साथ इस स्कूल में लेकर के आई थी। पुराने स्कूल की प्रिंसिपल का हर शनिवार को फ़ोन आता, आपकी बेटी को क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है? सारे दिन में एक भी शब्द नहीं कहती है, ना हंसती है ना रोती है, बस टकटकी लगाकर एक तरफ देखती रहती है। कुछ पूछो तो सिर झुका लेती है। आप कृपया इसे कहीं और ले जाइए। मेरे भीतर कुछ सुलगने लगता। जी चाहता कहूँ, हाँ है, सभी को होती है, आपको भी है, मुझे भी। अपनी तो कमी पता ही नहीं चलती, दूसरे की चल जाती है। कहीं और से क्या मतलब है आपका? आखिर मैं उसे निकाल लाई, स्कूल से भी, उसके अपने भीतर से भी। आसान नहीं होता कुछ भी, करना पड़ता है आसान, मानना पड़ता है कि आसान है, इसमें क्या है। मम्मा मम्मा, मुझे देखो। वह तैयार होकर आई है, विभिन्न मुद्राओं में खुद को दिखाकर मेरी आंखों में अपना वजूद ढूंढती है। मुझे उस पर लाड़ आता है, पास खींचकर उसका माथा चूम लेती हूँ। आज अपने आप करो, आज मम्मा को और भी बहुत काम है ना, मैंने पंजाबी में कहा। जब सारे तैयार हो गए तो प्रोग्राम शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी था। मैंने बारी बारी सबको बुलाया, सबके ड्रेसेस ठीक ठाक किए, उन्हें उनके काम फिर से याद दिलाए, पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया, सिर पर हाथ फेरा। वे मुस्कुराने लगे। एक स्पर्श और आपके भीतर जाने कितने दरवाजे खुल जाते हैं, यह मैंने बहुत देर से जाना, जब अपने सभी दरवाज़ों को बारी बारी बंद होते देखा। तुसी उन्हानू ज़्यादा प्यार कर दे हो, मैनू घट कर दे हो। अपर्णा शिकायत करती है तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं सब बच्चों को प्यार करती हूँ, सब अच्छे हैं, पर दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते हैं कि हो। मेरी स्टूडेंट्स पर इतनी मेहनत भी सबको अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है ऐसा मैं जानबूझकर करती हूँ, उन्हें नाकाबिल टीचर सिद्ध करने के लिए। बाहर से कभी कुछ नहीं आता, सब हमारे भीतर है, यह भी मैंने बहुत देर से जाना। हम सब जैसे आज हैं उससे अच्छे और बेहतर हो सकते थे, यदि हम पर हमारे माँ बाप और टीचर्स ने और ज़्यादा ध्यान दिया होता। किसी को हमेशा के लिए उसके हाल पर छोड़ देना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, या क्या हमारी अपनी कुंठा नहीं है? हम कर सकते थे, हमने किया नहीं। मैं 7th और 8th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। डांस और म्यूज़िक के लिए मेरे पास 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे होते हैं।
बच्चों से तो मैं हमेशा घिरी रहती हूँ। वे मुझे पसंद करते हैं, मैं उन्हें। बच्चे हमसे पर्सनल प्रश्न नहीं पूछते, वे जैसे हम हैं स्वीकार कर लेते हैं। वे भी हमसे यही चाहते हैं, अपना स्वीकार्य। जब सब तैयार हो गया, मैंने शांति की सांस ली, सबको बुलाया। देखो बच्चों, तुम लोग चाहते हो ना कि हमारी मेहनत सफल हो, तो तुम्हें अपने पूरे मन से करना होगा। तुम सब मुझे खुश देखना चाहते हो, है ना? बच्चों ने तुरंत अपने मुस्कानों भरे चेहरे हिलाए। मैं जानती हूँ वे मुझे उदास नहीं देख सकते। प्रोग्राम शुरू हुआ। मैं बारी बारी सभी क्लासेस के बच्चों को भेजती। दूसरों के पास समय नहीं होता कि वे बच्चों की तैयारी करवा सकें। मेरे पास और क्या था समय के अलावा। जब आपके पास जीने के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं बचती, आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं। ये सब कहते हैं, कभी घुमा फिरा कर, कभी सीधे सीधे। बारी बारी से सारे बच्चे गए और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब लगभग सभी क्लासेस के बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वापस आकर दौड़ते हुए मुझे घेर लिया, मैंने उन सबको अपनी आंखों में भर लिया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। यहीं आकर लगता है हम हैं, हम हैं। फिर सबने अपने अपने हिस्से का भाषण दिया। कुछ बच्चे पुरस्कृत किए गए। मेरी हैरानी की सीमा ना रही जब प्रिंसिपल साहब ने मुझे बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा और मुझसे स्टेज पर आने का आग्रह किया। वह पल अपूर्व था। मेरे भीतर कुछ कांप रहा था, शिराओं में सनसनी थी। सबसे नालायक घोषित हुई थी अपने घर में। सबसे निचली सीढ़ी, जिसे ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सहसा इतनी ऊंची सीढ़ी पर अपना होना। मैं स्टेज तक गई। सिर्फ जरा सा रास्ता पार करते करते मैं समूची बदल गई। आश्चर्य, अब ना मेरे पैर कांप रहे हैं, ना हृदय। मेरा चेहरा और मेरी कनपटियां गर्म थीं। हो सकता है मैं लाल भी हो गई हूँ। पर फिर मैंने खुद पर पहली विजय पाई। मैंने अपने ना कुछ होने के एहसास को अपने भीतर से गिर जाने दिया और मजबूत कदमों से वहाँ तक पहुँच गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक ने आगे बढ़कर मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया, दूसरी ने मुझ पर शाल उड़ाई। प्रिंसिपल साहब ने कांच का एक बड़ा सा मेडल दिया। तस्वीरें खींची गईं। सबका अभिवादन करने के बाद मैं माइक तक आई। मैंने अपने सामने देखा, जहाँ तक नज़र जाती लोग ही लोग। हमारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स, अन्य स्कूलों के आए डेलीगेट्स। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने क्या कहा। सार यह कि मेरे संपर्क में आने वाला कोई भी बच्चा मुझसे उपेक्षित नहीं होगा, चाहे वह किसी भी क्लास का हो। कहते हुए मेरी नज़र उस महिला पर पड़ी जो खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। मेरी नज़रें उससे टकराईं। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर झुककर मेरा अभिवादन किया। मेरी आवाज़ भीग गई। उतनी दूर से भी मैं उन आँखों में आंसू देख सकती थी। आंसुओं और औरत का रिश्ता बड़ा अजीब है। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, आंसू भी औरत की छाती के खाली गड्ढे में इकट्ठे होते जाते हैं। ये गड्ढा कभी सूखता ही नहीं। जब भी इन्हें निकासी का कोई रास्ता मिल जाता है, भूल चूक से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ना मिले तो अपना फार्म बदलते रहते हैं। कभी सख्त बर्फ से भीतर जम जाएंगे। आप कितना भी सरकाओ, ना नीचे होंगे ना ऊपर। कभी धुएं की मानिंद आपकी आंखों में उड़ा करेंगे। तब आपको कोई भी रास्ता ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। अपने छोटे से भावात्मक भाषण के बाद मैं पर्दे के पीछे आ गई। मेकअप रूम में बच्चों की ड्रेसेस उतरवाने में उनकी मदद करने लगी, पर मैं सहज नहीं थी। एकाएक मुझ पर बहुत सारी चीज़ों ने हमला कर दिया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह महिला अपनी बेटी को लेने आई। उसकी बेटी दूसरे बच्चों के साथ खिलखिला रही थी। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर मेरे निकट आकर मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। आज मैं रब आगे अरदास कर दिया कि रब तुम्हारी सारी मुराद पूरी करे। मैं मुस्कुरा दी। मैंने उसके हाथ थपथपा दिए। वे अपनी बच्ची को लेकर चली गईं। अभी तक अपर्णा को कत्थक का जुनून नहीं उतरा था। वह अपनी ड्रेस तक उतरवाने को तैयार नहीं थी। मैं तनिक सांस लेने कुर्सी पर बैठ गई। बच्चों को हंसते बोलते लड़ते देखती रही। मुझे उनका अपने हाथों पर स्नेह से चूमना देर तक याद आता रहा। मुझे याद नहीं आता कभी मेरी माँ ने मुझे इस तरह चूमा हो। क्या करते हैं?
जब आप किसी को चूमते हैं। अपना समूचा प्रेम, समर्पण, समूचा आह्लाद, खुशी, कुछ अप्रतिम सा, जिसे शब्द देने में आप सबसे ज़्यादा असमर्थ हों, आपके थरथराते होठों से बाहर आता है, उस दूसरे की त्वचा में समा जाता है। वह कहीं जाता नहीं, वहीं रहता है हमेशा। गहरी काली रात के अंतहीन अकेले पलों में उस एक पल की जगमगाहट को अपने सीने में भींचकर आप रात गुजारने की कोशिश करते हैं। वर्ड बेस्ट कम्युनिकेशन। आज पहली बार जी किया मैं अपनी तन्हा आत्मा को चूम लूं। ऐसा क्यों होता है? जब कोई तुम्हें प्यार नहीं करता तब तुम भी खुद से नहीं कर पाते, पर जब कोई दूसरा तुम्हें प्यार करने लगता है तुम भी करने लगते हो। क्यों? वे सत्र के मध्य में आई थीं अपनी 8 वर्षीय बच्ची को लेकर। उनका कहना था उनकी बच्ची पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी, ना पढ़ने में ना किसी और एक्टिविटी में। हमेशा गुमसुम, खामोश और डरी हुई, नींद में रोने व चीखने के अलावा। जब कोई टीचर किसी और बच्चे को डांट रही होती तो वह पीली पड़ जाती, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की कि उनकी बच्ची को इशिता कौर मैम की क्लास में डाला जाए। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, उन्होंने बहुत से बिगड़े और डरे हुए बच्चों को ठीक किया है, उनकी क्लास में बच्चे बहुत खुश रहते हैं। मेरी क्लास में ऑलरेडी बहुत बच्चे थे। आखिर जैसे तैसे उन्होंने प्रिंसिपल साहब से हाँ करवाई और उनकी बच्ची मेरी क्लास में आ गई। जैसा कि आम तौर पर होता है, मेरी क्लास के बच्चे बिल्कुल शांत और अनुशासित होकर नहीं बैठते। उन्हें छूट होती है कि वे बातें कर सकें, शोर भी कर सकें। मैं उन्हें उस तरह नहीं पढ़ाती जैसी दूसरी टीचर्स। मुझसे हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। कोई खाना नहीं खाता तो मैं उसे खिला देती हूँ। उनकी जेब में पड़ी हुई सारी चीज़ें बस मेरी ही क्लास में बाहर आती हैं, उनके भीतर दबी बातों और आवारा इच्छाओं की तरह। कोई नाराज़ हो तो गुदगुदा कर हंसा देती हूँ, रूठा हुआ हो तो दोस्ती करा देती हूँ। पहल जब मैंने उनकी क्लासेस लेनी शुरू की तो उन्होंने मेरे स्वभाव का बहुत फ़ायदा उठाया। इतना शोर, इतनी अस्त व्यस्तता कि मैं खींचकर रो पड़ी। तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। मैं उठकर बाहर जाने लगी। सारी क्लास एकदम चुप। सॉरी मैम, अब हम शैतानी नहीं करेंगे। पीछे से आवाज़ें आईं और मैं मुस्कुराती हुई लौट पड़ी। इन्हें हमेशा नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ही ये हमेशा एक ही ढंग की मांग करते हैं। जब इन्हें पता नहीं होता कि इन्हें पढ़ाया या लिखाया जा रहा है, ये जल्दी सीख जाते हैं। स्पर्श इन्हें राहत देता है। सिर पर हाथ फेरना, पीठ थपथपाना, एप्रिशिएट करना, महज आँखों से छूकर गाल पर हल्की सी थपकी देना, इनके भीतर काफ़ी कुछ बदल देता है। स्पर्श, लगाव, स्नेह, प्यार, केयर, किसी को सुनना समझना, इनका अपार भंडार होता है हमारे भीतर। आप कितना भी दो कम नहीं होता। फिर भी जाने क्यों लोग ये सब देते नहीं। घट जाएगा जैसे देने से। तुसी मेरे वलता नहीं तकदे, सारियां वल तकदे हो। अपर्णा ने आकर मुझे हिलाया। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। वह शांत हो गई। सत्र के अंत में जब उस महिला, परमजीत नाम है उसका, की बच्ची सेकेंड डिवीज़न में पास हुई तो वे खुशी के मारे रो पड़ी। मेरे आग्रह पर उन्होंने बताया कि वह अपने फादर से बहुत डरती है। मुझे कई बार मार खाते देख चुकी है। एक बार वे पीकर आए, उनसे सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने बच्ची को उठाकर बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। घंटे भर वह बाहर ठंड में बेहोश पड़ी रही। मैं भीतर। बेहोशी में जीना आसान होता है, आपको पता ही नहीं चलता आपके ऊपर से क्या क्या गुजर गया। होश सब याद दिला देता है। सारे दर्द होश के दर्द हैं। आपने किसी महिला को छत पर बढ़िया बनाते, सुखाते, उतारते, रांधते देखा है? अपने जख्मों के साथ भी वे यही करती हैं, आंसुओं को घूंट के साथ गले के नीचे उतारने का काम। बाहर ग्राउंड में भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। अपने बच्चों के साथ सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। उनकी उंगली पकड़े, मैं अपर्णा का हाथ पकड़े उन्हें जाते हुए देख रही हूँ। ना किसी ने मेरी उंगली पकड़ी, ना कभी मेरा घर बन सका। औरतों का क्या सचमुच में कोई घर होता है या वे दिखावा करती हैं?
दूसरों की चीज़ ज़बरदस्ती अपनी मानने का दिखावा। हम दोनों माँ बेटी भी घर वापस लौटने लगे, अपनी माँ और नानी माँ के घर। मैंने माँ से इतना कहा कि वे भी आकर प्रोग्राम देखें हमारा। उनका पेटेंट जवाब था, मैं जाके की करांगी। जिन्हें अपने बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं मिली, वे किन्हीं और बच्चों को देखने क्या जाएंगी। आज उन्हें देखती हूँ, बूढ़ा नाटा झुका हुआ शरीर, झुर्रियों से अटा बेजान चेहरा। समय अपनी छाप छोड़े बिना कहीं से नहीं गुजरता। क्या देखा है उन्होंने अपने जीवन में? क्या वे सचमुच उतनी ही दोषी हैं जितना उन्हें मैं समझती हूँ? मेरे भीतर रक्त रंजित लोथड़े हैं, ऐसे विनाशकारी दृश्य जैसे किसी जंगल में तीखा आंधी आने के पश्चात होते हैं। हर वृक्ष अपनी जगह से उखड़कर ठूंठ में तब्दील हो चुका, हर घोंसला मिट्टी हो चुका, हर तिनका राख। मुझे अपने पापा की बहुत याद नहीं है। हम 3 बहनें, मैं सबसे छोटी, सबकी आज्ञाकारी, सब मुझ पर हुक्म चला सकते हैं, मैं किसी पर नहीं। मैं सिर्फ उनसे बचने के तरीके सोचती, नाकामयाब तरीके, क्योंकि हर बार धर ली जाती। पापा मनमाड में रहते थे, हम पटियाले में, अपनी नानी के एक पुराने घर में, जिसे वे कोठी कहती हैं। नाना जी डॉक्टर, माँ स्कूल में टीचर। बीजी हमें मनमाड भेजने को राजी नहीं होती थी। तुसी सारे उथे जाके की करोगे, उथे स्कूल भी चंगे नहीं हन। हम सिर्फ छुट्टियों में उनके पास जाते थे। मुझे याद है, मैं 6वीं में थी जब हम वहाँ आखिरी बार गए थे। वे मुझे अपने स्कूटर पर सामने खड़ा करके घुमाने ले जाते, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते। मैं सबसे छोटी थी, शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा लाड आता था उन्हें मुझ पर। कभी 2, कभी 1.5 महीने वहाँ रहकर हम लौट आते। उन दिनों भी वे एक दूसरे से खूब झगड़ते। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि वे झगड़ा क्यों कर रहे हैं। माँ ने बताया था कि शादी के वक्त वे फ़ौज में थे। 84 में उन्होंने फ़ौज की सर्विस छोड़ दी। कहा, मैं बिजनेस करूँगा। अब एक बार फ़ौज में रहने के बाद कोई बिजनेस कर सकता है? कई बिजनेस बदलने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। असफलताओं ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। वे बेतहाशा पीने लगे, उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। एक बार ऐसे ही दौरे में उन्होंने घर की कांच की खिड़कियां तोड़ डालीं। मनमाड में रह रही उनकी बहन ने उन्हें नासिक के एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। माँ कभी इधर कभी उधर, हम बीजी की कृपा पर। एक बार जब वे हॉस्पिटल में ही थे, आधी रात को उन्होंने एक नर्स को पकड़ लिया। अपनी ड्यूटी पर थी वह, उसने बहुत शोर मचाया। उसी समय आधी रात को मनमाड उनकी बहन के पास फ़ोन आया कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए, हम उसे इसी वक्त बाहर करते हैं। बहन जाकर उन्हें ले आई। वापस मनमाड, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पास जब समाचार आया, माँ स्कूल गई हुई थी। खत उर्दू में था, हमें तो आता नहीं था उर्दू पढ़ना। नाना जी ने पढ़ा, फिर बीजी से कुछ कहा। वे बस उदास हो गईं। दोपहर को मम्मी जी घर आईं, उन्हें कुछ बताया गया। वे छोटी सी कोठरी में गईं, अपनी बिंदी उतार दी और रोने लगीं। उनकी देखा देखी मेरी दोनों बहनें भी रोने लगीं, फिर मैं भी। फिर हम उन्हें भूल गए। हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, गालियाँ सुनते, मार खाते, दिन भर क्लेश झेलते। माँ के पास हताशा थी, निराशा थी, डर था, वही वह हमें देती। घर में मेरी मंझली बहन का राज चलता। कभी मैं माँ के हाथों पिटती, कभी मंझली बहन के। बचपन में ही हर बात सहने की आदत ने काफ़ी लंबा साथ निभाया। मेरे पास मेरा कुछ नहीं था, हर चीज़ मुझसे छीनी जा सकती है, ये सभी जानते हैं। बहुत से दोस्त बने, बनकर बिछड़ गए। मैंने खुद को बड़ा होते हुए देखा। अपने शारीरिक परिवर्तनों को पहले आश्चर्य से, फिर आदतन देखा। घर में हम औरतें थीं। मम्मी जी कपड़े धोते मातम करती। हाय रब्बा, सारिया फ्राका ही धोड़िया पैंदिया ने, कोई ता पैंट कमीज धुआंदा, इना हाथा वे नाल। मैं पढ़ने में सबसे होशियार थी। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता था, पर मैं हर बात में आगे थी। सुंदर तो खैर थी ही। सुंदरता औरत के लिए अभिशाप और वरदान दोनों ही होती है, यह मैंने बाद में जाना। बहुत कुछ अपने जीवन से, बहुत कुछ खूबसूरत औरतों की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर। बीजी अक्सर बीमार रहती हैं, या तो उन्हें कब्ज हो जाता है या दस्त, या तो उनकी टट्टी साफ करो या उन्हें एनीमा दो। वे सारे काम जो घर में कोई नहीं करता, मुझे करने पड़ते।
वे अपना पास्ट इस तरह से बड़बड़ाती जैसे वे किसी बार बार देखी फिल्म के याद रह गए दृश्यों को दोहरा रही हों। पगड़ियों के रंगों को लेकर घर में मौजूद सामान तक उन्हें बाहर से कम दिखता है, पर भीतर के दृश्य वे अब भी काफ़ी साफ देख लेती हैं। कभी कभी गड़बड़ा जाती हैं, तारीखें इधर उधर हो जाती हैं, हम अपने भीतर ठीक कर लेते हैं। उनके टुकड़े हर उस वक्त मेरे कानों में पड़ते जब वे किसी अजनबी को अपनी दास्तान सुनाती पंजाबी में। हम तो यहाँ आकर बस फंस गए जी। 12 साल से रह रहे थे बैंकॉक में बच्चों के साथ। वहाँ इनका प्राइवेट हॉस्पिटल था। पेशेंट का इलाज वे ठेके पर करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नज़रबंद थे। वहाँ से फरार होकर 1941 में वे बर्लिन पहुँचे। वहाँ वो रेडियो पर भाषण देते थे। उनके भाषण की शुरुआत इस तरह होती थी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। उनके भाषण बड़े भावप्रवण हुआ करते थे। जर्मन पनडुब्बी और फिर जापानी पनडुब्बी पर सवार होकर 2 जुलाई 1943 को वे सिंगापुर में प्रकट हुए और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। इनमें वे भारतीय सिपाही थे जो ब्रिटिश सेना के झंडे तले युद्ध करने जाते और जापानियों के बंदी हो जाते। इसमें मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, रंगून, बैंकॉक के भी भारतीय होते। इनका मुख्यालय 2 जगहों पर था, रंगून और सिंगापुर। यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई। नेताजी उसके प्रेसिडेंट थे ही। मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज इम्फाल के नज़दीक पहुंची। जापानियों की हार और पीछे हटने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज भी पीछे हटी। नानाजी भी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, अपना काम छोड़ छाड़ कर। सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से जीत लगभग तय थी, पर वे हार गए। कहते हैं इस दुख की वजह से उन्होंने अपना जहाज खुद गिरा दिया। हम अपना सारा पैसा और कागज पत्तर लेकर बैंकॉक से कलकत्ता आ गए। फिर ट्रेन से अपने घर, अपने गांव घोटा, जिला रावलपिंडी। मार्च 47 तक पाकिस्तान बनना कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। हमें वहां आए 2 महीने ही हुए होंगे कि मुसलमानों ने बुरी तरह से हमला कर दिया, आग लगा दी घरों में। बच्चे पानी को तरस रहे थे। हम घरों से निकल के बाहर सड़कों पर आ गए। उन्होंने फ़ोन के तार भी काट दिए। मिलिट्री वाले ट्रक लेकर घोटा आए। उन्होंने कहा सब ट्रक पर चढ़ जाओ तो जान बच सकती है। हम सब ट्रक में चढ़कर रावलपिंडी के कैंप में आ गए। कृपाल सिंह के कारण एक गाड़ी रावलपिंडी आई लाहौर से। हम सारे जो हिंदुस्तान जाने वाले थे चढ़ गए। ना हम बैंकॉक वापस जा सकते थे, ना हमारे पास पैसा था। मजबूर होकर हमने पंजाब गवर्नमेंट की सर्विस ली। दोनों मामे पढ़ लिख कर वहाँ चले गए, वहीं सेटल हो गए। मौसी की शादी भी वहीं हो गई। बचे हम किस्मत के मारे। कभी वे एक दृश्य का वर्णन खूब विस्तार से करती, कभी पूरी घटना एक वाक्य में ख़त्म कर देती। समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। जब तक हम छोटे थे समझने की कोशिश नहीं की। बड़े हुए समझने को कुछ रहा नहीं। अपने ही जीवन के धागों को सुलझाने में बीतता रहा समय। आपको पता है आम की पपड़ी कैसे बनती है? बोरों पर आम का खट्टा मीठा रस फैलाकर धूप में सुखाते हैं। जब उनकी मोटी परतें सूख कर जम जाती हैं, काट कर रख लेते हैं। इसके बाद खाइए। छोटे छोटे खट्टे मीठे रेशे आपकी दांतों और जीभ के बीच फैलते रहेंगे। यह आमों का पास्ट है। हमारा पास्ट भी हमारे रेशों में बिल्कुल इसी तरह होता है। यह बात नानी माँ को देखने के बाद समझ में आई। वे दिन भर इन रेशों को चुभलाती रहती, अपने पोपले मुंह में। ना निगलने का जी करे, ना फेंकने का। वे कहती हैं, जिन्होंने एक दिन जेल काटी वे आज तक पेंशन ले रहे हैं। हमने 2 साल सेवा की, हमें कुछ नहीं मिला। बहनें बड़ी हो गई थीं, उनके लिए लड़कों की तलाश शुरू हो गई। जो भी उन्हें देखने आता मुझे पसंद कर लेता। बाद में माँ किसी के भी आने पर मुझे कोठरी में बंद कर देती, उसके जाने के बाद निकालती, जो मेरे लिए खुशी का भी सबब होता, दुख का भी। खुशी इसलिए कि उस तमाम वक्त मैं काम करने से बच जाती। दुख पता नहीं क्यों, अपने ना कुछ होने का भाव तब तक मुझ में जागा नहीं था। या तो तब जगता जब पहले यह जगे कि आप कुछ हो। मैं तो कुछ भी नहीं थी, ना अपनी नज़रों में, ना किसी और की नज़रों में। दुख और डर हमारा स्थायी भाव था।
माँ को उनकी परेशानियों ने कभी माँ बनने का मौका ही नहीं दिया। हम उनकी जिम्मेदारी थीं, उनका प्यार नहीं। हमें तो बस निभाया निपटाया जा रहा था। हम भी चाहते थे कि निपट जाएं। पुरुष के अभाव में हमने अपने घर में खूंखार कुत्ता पाल रखा है। बूढ़ी औरतें जब टहलने निकलती हैं तो उनके हाथ में कुत्ते की जंजीर क्यों होती है, यह अब जाके समझ में आता है। 7 बजे तक हम कहीं भी हों, हमें लौटना ही होता था। हम अपना गेट लोहे की जंजीरों, मोटे तालों से बंद करके रखते थे ताकि चोर को खोलने में ज़्यादा वक्त लगे। तब तक हम जग जाएं। सारी रात बीच बीच में नाना जी की गुहार, वाहे गुरु। चोर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, ये है जया जादवानी जी की कहानी ये रात कितनी लंबी है का आधा भाग। आधी कहानी अगले भाग में। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।